नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सेस, या फिर इसी टॉपिक को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेज हों, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों का नेचर कैसा हो, अपोजिट हो। कहने का मतलब क्या है, एक नेगेटिव हो और एक क्या हो, पॉजिटिव हो, तब इस सिस्टम को या फिर इस टाइप के चार्ज के पेयर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल में ये जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक, इसको हमने कितना बोला था, 2L बोला था। और इसे क्या बोला था हमने, सेंटर ऑफ डायपोल बोला था। और यहां पर जो डायपोल मूवमेंट होता है किसी डायपोल का, P इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L के बराबर होता है, जहां पर 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो पॉइंट है जो -Q और +Q के बीच में है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। और जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सब की सब कहां से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल से मेजर करेंगे। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ डायपोल। और इस डायरेक्शन में अगर मैं ये लाइन खींचूं, इस लाइन को क्या बोलता हूं मैं, एक्सियल डायरेक्शन बोलता हूं, या इसको मैं एक्सेस ऑफ डायपोल बोलता हूं। और अगर मैं इस डायपोल मूवमेंट के नॉर्मल ऐसे एक लाइन खींचूं, इस लाइन को क्या बोल देता हूं मैं, इक्वेटोरियल लाइन बोल देता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। या बोल सकते हैं डायपोल मूवमेंट के या फिर डायपोल की एक्सेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, इक्वेटोरियल लाइन बोलता हूं। और इसे मैं क्या बोलता हूं, एक्सियल लाइन बोलता हूं। और इसी लाइन में आज मुझे किसी एक पॉइंट पर, माना यहां पर एक पॉइंट जूम कर लिया, इस पॉइंट P पर इस डायपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें क्या करना है, आज डिराइव करना है। तो ये एम समझ में आ गया, क्या होने वाला है। अगर एम समझ में आ गया तो ये हेड डालो और फटाफट क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। लिख के चलेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो मान लिया हमारे पास क्या है, एक डायपोल है जिसमें दो चार्ज होंगे, एक मेरे पास क्या होगा, -Q होगा, और एक मेरे पास क्या होगा, +Q होगा। ये मेरे पास क्या है, -Q चार्ज है, और ये मेरे पास क्या है, +Q चार्ज है। मैं इस पॉइंट को A बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं B बोल दे रहा हूं, और ये क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल है, इसे मैं क्या बोल दे रहा हूं, O बोल रहा हूं। और मैंने अज्यूम कर लिया डिस्टेंस A से लेकर B तक वो किसके बराबर है, 2L के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, O से लेकर B तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और O से लेकर A तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये भी L हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसकी एक्सेस है, मैंने इसके एक्सेस में एक पॉइंट P अज्यूम कर लिया। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी इस एक्सेस में ये एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर, इस पॉइंट P पर इस डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मुझे फाइंड करना है। अब कैसे करूंगा जरा समझो। पहले मैं क्या करूंगा, इस Q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर मैं यहां पर इस -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर दोनों क्या कर दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही इस पॉइंट पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या बोला यहां पर, एक लंबा सा मोनोलॉग बोला, समझ में आया। दोबारा समझाता हूं, क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एम क्या है, इस डायपोल के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है, एक -Q है भाई, एक +Q है। सबसे पहले क्या करूंगा, इस +Q के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस +Q के कारण E1 है। अब बताओ इस P पॉइंट पर इस +Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बताओ। क्योंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की ओर निकलती है। तो इसके कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा,
इधर की ओर होगा। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर एक Q नॉट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस Q चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा यानी इधर की ओर रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q। तो जो E1 है वो मेरे पास क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। नाउ अब क्या देखूंगा, फिर मैं देख दूंगा माइनस Q के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा। बताओ कहां की ओर होगा, माइनस Q है और यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, और जो E2 है मेरा वो किसके बराबर है, यहां वेक्टर लगाऊंगा मैं, जो E2 है मेरा, E2 वेक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज है। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। अगर इतनी बात समझ में आई तो मुझे क्या करना है, आप पहले E1 की वैल्यू निकालनी है, फिर E2 की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों का वेक्टर सम कर देना है, और वेक्टर सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, इस डायपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। अब ये E1 E2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, इस Q से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए और इस माइनस Q से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। अब वो डिस्टेंस मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मुझे ये चीज मिटानी पड़ेगी। आप लोग लिख लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जो नीचे मैंने लिखा है ना इस छोटा सा पार्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करूंगा, ड्रॉइंग करूंगा। ओके, ड्रॉइंग करूंगा मतलब कुछ ना कुछ लिखूंगा यहाँ पर। अब देखो, मान लिया ये जो अभी मैंने कल लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं भाई, सेंटर से मेजर करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ डायपोल से मेजर करते हैं। तो ये क्या है, मेरा सेंटर ऑफ डायपोल है। मैंने ये बोला ये जो P पॉइंट है ये सेंटर ऑफ डायपोल से R डिस्टेंस पर है, यानी डिस्टेंस कितनी, यहां से लेकर यहां तक R है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R माइनस, इतना कम हो जाएगा तो कितना आ गया, ये R माइनस L आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो बाकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत आसान है। ओके, ये कितना हो गया मेरे पास, R माइनस L हो गया। तो ये कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, बताओ। देखो यहां तक ये क्या है, R है, प्लस L हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा मेरे पास, R प्लस L बच गया, मतलब कितना आ गया, ये R प्लस L। यानी ये P पॉइंट इस Q से कितने डिस्टेंस पर है, R माइनस L डिस्टेंस पर है, और माइनस Q से ये P पॉइंट R प्लस L डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से क्या निकालना चाहूं, E1 वेक्टर निकालना चाहूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q, तो दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आता है, और इस केस में R की वैल्यू कितनी है, R माइनस L के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, ये R माइनस L का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अब मैंने यहां वेक्टर लगा रखा है तो मुझे यहां पर डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो जो E1 है किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन लिखने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, B से P की ओर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं B to P, ठीक है। ऐसे भी हम डायरेक्शन को लिख सकते हैं, हमने पहले भी क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। या तो मैं यहां पर कोई एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देता, मैं वो नहीं करके क्या कर रहा हूं, सिंपल मैं ये लिख दे रहा हूं कि कहां से कहां की ओर है, B से P की ओर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, नाउ सेट दिस सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ ऐसे क्या निकाल दूंगा, E2 निकाल दूंगा। E2 क्या है, अभी मैंने लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। तो E2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन के सामने रख देना, और नीचे कितना आ जाएगा, R प्लस L इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है, P से B की ओर, तो डायरेक्शन विल बी P to B। डायरेक्शन कहाँ की ओर है, P से B की ओर है। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब एक चीज मुझे यहां से साफ साफ दिख रही है कि अगर E1 कहाँ की ओर है, B से P की ओर है, तो E2 P से B की ओर है। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कितना एंगल है बताओ, एंगल बिटवीन वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 के बीच का एंगल कितना है बताओ,
तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। साफ साफ मुझे दिख रहा है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। एंगल कितना है भाई, ये 180 का एंगल है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। अगर है देन नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ऐसे लिख के चलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बताओ कितना हो जाएगा? क्या करोगे? वेक्टर सम, और वेक्टर सम करने के लिए कौन सा लॉ यूज करोगे? पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे। तो कर दो फिर। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर आ जाएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ में हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E, जो मेरे पास E है वो क्या है, नेट एट दिस पॉइंट P, यानी दिस नेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस E2 वेक्टर। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा का जो कितना है 180, तो कितना आ जाएगा, ये कॉस 180 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास E नेट, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ दिस इज E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, ये 2E1 E2 आ जाएगा। अब एक बार इस अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है उसको गौर से देखो, क्या निकल के आया, ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। तो ये E1 माइनस E2 का फॉर्मूला बन गया, या सॉरी E1 माइनस E2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया, ये E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरे पास, नेट E, यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, अगर ये E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा मेरा, हट जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ मेरे पास बचेगा E नेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिंपल E1 माइनस E2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले क्या रखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 यानी इतनी वैल्यू, और यहाँ से क्या रख दूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो नाउ इसे कुछ इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और इक्वेशन 3 बोलने के बाद पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, 1 एंड 2 इन 3, 1 और 2 को उठाओ और 3 में पुट कर दो। तो यहाँ से E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, ये है, देखो ये मेरे पास है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना आ गया, ये R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हटाकर मैग्नीट्यूड बचा, यानी कितना है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना आया, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब दोनों से कुछ चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर कितना बच गया, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ गया, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। इसको सॉल्व कर दो, फिर एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एलसीएम लोगों तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, ये R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस कितना आया, R माइनस L का होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, कितना आ गया, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ R L, और फिर कितना आ गया, माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बाहर माइनस है, अंदर कितना आ जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL आ जाएगा, बिकॉज A माइनस B का होल स्क्वायर है। अब देखो अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि R माइनस L इंटू R प्लस L इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, अब देखो तो क्या हो जाएगा, देखो ये Q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया मेरे पास, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
एंड प्लस का कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ आर एल, माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का एल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर एल। अब देखो अपॉन में, एक बार जरा से इस बड़े ब्रैकेट के अंदर देखो, ये मेरे पास क्या लिखा है, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, ऊपर आर से आर स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये 4RL आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस ब्रैकेट कितना आ गया, ये 4RL अपॉन, ये मेरे पास बचा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बच गया। नाउ इसको थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ, तो करो फिर रीअरेंज। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा इधर का, ये मिटा दूँ मैं इधर का, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ। अब देखो फिर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट कर सकते हो, कैसे करेंगे रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, एक काम करो इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q यहाँ रहने दो। देखो यहाँ 4 है, इस 4 में से मैंने 1 2 निकाल दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, 2L इंटू 2R, ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक, 2L इंटू 2R लिख दिया, और अपॉन में कितना आ गया, ये दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी ना मैंने, Q इंटू 2L, एक किसके बराबर होती है, डायपोल मोमेंट के बराबर होती है। सिंस वी नो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L तो होता है, अभी तो फर्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P या फिर 2PR, और अपॉन में कितना आ गया, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट पॉइंट P। तो ये वो फॉर्मूला है। नाउ सेट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन को क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब जरा सुनो, कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे डाइपोल के, जैसे एक एग्जाम्पल क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, और HCl जो डाइपोल होता है क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, ये एक डाइपोल है। ये क्या है, इन डाइपोल के बीच का सेपरेशन यानी 2 या 2L, ये किसके बराबर है, 2L, और इस केस में जो 2L की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 1.36 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। पता है एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू ऑफ L होती है रियलिटी में वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। देखो 10 टू दी पावर -10 मीटर है, यानी ये क्या है, बहुत छोटी है। और R क्या है भाई, बहुत बड़ा है, R बाहर है डाइपोल के, यानी दिस डिस्टेंस या दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस ऐसा हमको देखने को मिलता है, जब मैं अगर फिजिकली किसी डाइपोल को देखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल HCl एक डाइपोल है, तो इस HCl के केस में ये जो L है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, साफ साफ दिख रहा है भाई हमको, जो L की वैल्यू है वो लगभग 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर की है। अगर ऐसा है तो यहां से मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि दिस L इज वेरी वेरी स्मॉल, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, उल्टा ही बोल सकता हूं कि R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू L। जो R है वो L के कंपेयर में क्या है, बहुत बड़ा है। अब अगर मैं क्या कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, R स्क्वायर कर दूं, तो मैं जानता हूं अगर मेरे पास कोई एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक छोटा नंबर है, माना 0.1 एक नंबर है मेरे पास, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0.01 आएगा, यानी ये क्या हो गया, और छोटा हो गया। यानी छोटे नंबर का स्क्वायर करने पर और छोटा हो जाता है, और बड़े नंबर, माना 2 एक बड़ा नंबर है और 2 का स्क्वायर का आंसर कितना आता है, 4 आता है, तो बड़े नंबर का स्क्वायर करने पर वो और बड़ा हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस R विल बी ग्रेटर देन L स्क्वायर, ऐसा होगा नहीं होगा।
आंसर हाँ जी होगा। अगर ऐसा होगा तो अगर मैं इस आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर को माइनस करता हूं तो आंसर लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। जैसे माना आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ रुपए में से आपने मेरे को 1 रुपया दान दे दिया, आपके पास कितने रुपए बचे? आपको कोई फर्क पड़ेगा? पहले तो ये बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर मुझे 1 रुपया दे दिया तो कोई भी आपके आमदनी में, कोई भी आपकी रेपुटेशन में जो भी होता है, मतलब रुपये से आप जिस भी लेवल में आप हैं, मतलब जो भी सोचते हैं रुपयों के बारे में, अगर आपने 1 करोड़ में से मुझे दे दिया 1 रुपया तो आपकी आमदनी में या फिर आपकी वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो सेम चीज इसके पास भी है कि इस आर स्क्वायर में से अगर मैं छोटा सा एल स्क्वायर घटा देता हूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर अब भी आर स्क्वायर ही रहेगा। तो दिस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर will be approximately equal to L square. Now equation 4 can be modified as E equal to कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर कितना आ जाएगा 2pr, नीचे कितना आ जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो कितना बचेगा, ये आर की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, इस आर से ये आर, एक आर कैंसिल तो कितना बचा आर की पावर 3, तो यहां से मेरे पास E इक्वल टू आ गया कितना 1/, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2p अपॉन आर की पावर 3, एंड दिस इज our very important formula of electric field due to electric dipole in axial direction, or we can say at any point on its axis। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये जो P है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और जो R है ये उस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक है, ओके। अगर ठीक है तो थोड़ा सा क्या करते हैं और इसमें डिस्कशन करते हैं। देखो इस फॉर्मूले से तो एक चीज साफ साफ पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर्मूला क्या निकल के आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब निकल के आया। और ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद भी होना चाहिए भाई, ओके। और यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर दिस इज कांस्टेंट एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर डाइपोल, सो दिस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, ओके। तो इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ भाई इन केस ऑफ मोनोपोल क्या होता है, कल ही मैंने डिस्कस किया था, मोनोपोल के केस में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, और डाइपोल के केस में क्या होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बताओ फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, साफ साफ दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे लिखो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा, ये r की पावर 3 आ जाएगा। तो दिस सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपल p वेक्टर लिख दो, यानी जिस डायरेक्शन में p वेक्टर होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। और p वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है भाई, हमारा इस डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का कंबाइन, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। ठीक है, समझ में आ रही बात, ओके। तो दिस इज अवर फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ओके। नाउ
अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है, कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट डाइपोल। एक नई चीज आई यहाँ पर, क्या? पॉइंट डाइपोल। आप अगर ये सुनोगे तो फिर घबरा जाओगे। पॉइंट डाइपोल की सर ने तो ये पढ़ाया नहीं हमको कि पॉइंट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हमने तो सिर्फ डाइपोल के लिए पढ़ा था। एक बात समझ लेते हैं कि पॉइंट डाइपोल होता क्या है। देखो अभी हमने डाइपोल क्या डिस्कस किया कि ये माना माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और डिस्टेंस दोनों के बीच की 2L। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दिस 2L टेंस टू 0, 0 के बराबर नहीं है लेकिन 0 के बहुत नजदीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पता ना आपको, कि दिस 2L इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज वेरी क्लोज टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, और ये ऐसा हो जाए कि दिस टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो नहीं होगा लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, और दूसरा जो P है वो क्या होता है मेरे पास, Q इंटू 2L के बराबर होता है, और इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है, इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, देन दिस टाइप ऑफ डाइपोल इज नोन एज पॉइंट डाइपोल। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। और अगर आपसे कहे पॉइंट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इन एक्सियल डायरेक्शन, तो आंसर है भाई यही होता है। इस वर्ड से घबराना नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज पॉइंट डाइपोल, तो आंसर बड़ा सिंपल है, ऐसा डाइपोल जिसकी लेंथ 0 की ओर टेंड कर रही है और उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, और जो डाइपोल मोमेंट है उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है। डाइपोल मोमेंट इनफाइनाइट नहीं है, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, यानी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम सोच सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू है, वो चाहे 1 लाख कुछ भी हो, लेकिन है क्या, वो फाइनाइट है। देन दिस टाइप ऑफ डाइपोल इज नोन एज पॉइंट डाइपोल। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि एक्सियल डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। क्लियर बात? ओके। अगर ये बात क्लियर है तो अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सॉरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे लेक्चर देखते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।